नमस्कार, जय हिंद। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम में। हम पढ़ रहे थे भारतीय अर्थशास्त्र की जो क्लासेस हैं उनको पढ़ रहे थे। गुरुजी ये जो पीछे स्क्रीन है ना, इसको ब्लैक कर लो, बढ़िया तरीके से समझ में आ। चलो भाई ब्लैक कर लेते हैं, यानी अब आपको आदत होगी है ब्लैक पे पढ़ने की। अब ठीक है ना? हाँ, चलिए। तो अब हम जो है आगे की बात करते हैं शुरू। तो सभी साथी टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो आपको पता है। टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो था मांग एवं पूर्ति। मांग एवं या मांग व पूर्ति की अवधारणाएं, पूर्ति की मूलभूत अवधारणाएं जो है वो पढ़ रहे थे। मांग और पूर्ति की जो क्लास है वो क्लास नंबर आज कौन सी है अपनी? 3 नंबर क्लास है। और आज की क्लास में मेरे भाई हम शुरुआत करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको हेडिंग जो है वो रखवाई थी कि आप मांग के प्रकार जो वो हेडिंग डाल लेना। देखो मेरे भाई, घूम फिर के आपको जो प्रश्न ना सारे, थोड़ा सा आप दिमाग का यूज करोगे ना, आपके लगभग प्रश्न सही होने लग जाएंगे। घूम फिर के जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि कीमत घटेगी तो मांग जो है वो बढ़ेगी, कीमत घटी तो मांग बढ़ी। यहां पर अब आपको लिख लेने हैं मांग के प्रकार। जो मांग है उसके प्रकार यहां पर आपको लिख लेने हैं। कौन कौन से जो है वो मांग के प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 पर जो आप लिखोगे सभी साथी, वो लिखोगे कीमत मांग। प्राइस डिमांड के बारे में जो है वो आप लिखोगे कीमत मांग। देखो कीमत मांग जो है वो क्या है, इसका मतलब यही है कि जब कीमत बदलती है तो मांग भी बदल जाती है। कीमत बदलने पर, कीमत बदलने पर, बदलने पर, कीमत बदलने पर मांग भी बदल जाती है। मांग भी, मांग भी बदल जाती है। जब कीमत बदलती है ना मेरे दोस्त, तो मांग भी बदल जाती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूं। मान के चलिएगा कीमत में कमी हुई। अब आपको पता है जब कीमत में कमी होगी तो जो मांग है, मांग में क्या होगी मेरे भाई? मांग में जो है वो वृद्धि होगी। तो यहां पर जब कीमत बदली है तो इसके साथ साथ मांग भी बदली है, नहीं बदली? बिल्कुल। तभी ये बात कहा जाती है कि कीमत, अगर मान के चलो कीमत बढ़ी तो मांग कम हो जाएगी। तो ये एक प्रकार ये आपको याद रखना है जिसे अपन बोलते हैं कीमत मांग। नंबर 2 पर आपको याद रखना है आय मांग, इनकम डिमांड। नंबर 2 पर जो आपको याद रखना है वो याद रखना आय मांग, आय मांग। 2 पे जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है? आय मांग। आय मांग को आप यूं याद कर लेना, आय मांग को आप यूं याद कर लेना कि जब जब आय में बदलाव होता है तो मांग में भी क्या देखने को मिलता है? बदलाव देखने को मिलता है। उसे क्या बोलते हैं? आय मांग। उसे क्या बोलते हैं? आय मांग। बहुत बढ़िया है ना? तो लिखो जब ग्राहकों की, जब ग्राहकों की आय बदलती है, ग्राहकों की आय बदलती है तो मांग भी बदल जाती है। तो ये अभी आपको ऐसे लग रहा है गुरुजी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये समझना तो पड़ेगा आपको, है ना? ये बात वैसे हमने पढ़ ली है, लेकिन ये इसके प्रकार के अंदर भी आपको पढ़ना होगा ताकि इनमें से प्रश्न बने। तो आपके दिमाग में ये चीजें, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न बनेंगे, तो ये आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये 4 क्लासों में टॉपिक हो जाएगा। ये आज तीसरी क्लास है, एक क्लास और लगेगी। गहराई से गहराई का बिंदु हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप कोई भी जो आपके पास बुक है, जो भी आपके पास जो कंटेंट है, उसके जो है वो आप प्रश्न लगा के देखना। उसके जो है वो आप क्या है प्रश्न लगा के देखना। आपके लगभग प्रश्न जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो जब ग्राहकों की आय बदलती है तो मांग में भी जो है वो बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो याद यहां पर क्या रखोगे? ये बात रखोगे, जैसे मान के चलिए आपकी यहां पर आय में वृद्धि हुई। तो आय में जब वृद्धि होती है तो बताओ कि जो मांग होगी उस मांग में भी वृद्धि होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सर, मांग में भी वृद्धि होगी। तो आय में जब वृद्धि होती है, आय यानी आपके पैसे, जैसे आपकी 20,000 कमा रहे थे अब 40 कमाने लगे, तो आप जो है वो बेहतर क्वालिटी की चीजें जो है वो एक्सेप्ट करने लग जाओगे, खाने बढ़िया लग जाओगे। आय बढ़ेगी तो आपके ना आय के साथ साथ शौक भी बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है? तो ये सब चीजें, ये सब प्रभाव आपके पहनने ओढ़ने के, ये सब चीजें जो है वो बदलने लग जाती है। तो ये सब प्रभाव जो है वो मेरे भाई आपको देखने को मिलते हैं। तो 2 प्रकार आपको समझ में आए क्या? नंबर 1 कीमत मांग और नंबर 2 आय। कीमत बदलती है तो मांग भी बदलती है,
आय बदलती है तो भी मांग बदलती है। 3 नंबर पे लिखोगे आड़ी या तिरछी मांग, आड़ी या तिरछी मांग। 3 नंबर जो आप पॉइंट हेडिंग लगाकर लिखोगे वो लिखोगे आड़ी या तिरछी मांग, आड़ी या तिरछी मांग जो है वो आप हेडिंग लगा के जो है वो लिखोगे, आड़ी या तिरछी मांग। एक बार फिर बोलो, आड़ी या तिरछी मांग। ऐसा इसके अंदर क्या होता है, इसमें आप लिखोगे कीमत का असर दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है, याद रखना। तो इसमें लिखना, इसमें एक वस्तु की कीमत का असर, कीमत का असर, कीमत का असर दूसरी वस्तु पर पड़ता है, दूसरी वस्तु पर पड़ता है। और ये हमने उदाहरण के साथ समझा था, इस बात को मेरे भाई उदाहरण के साथ समझा था। जैसे हम आपको 2 उदाहरण देता हूं, यहां समझना अच्छी तरह से। यहां पर मैं उदाहरण के तौर पर नंबर 1 पर जो है वो लिख लेता हूं, नंबर 1 पर लिख देता हूं स्थानापन्न की चीजें। अपनों ने पढ़ा था स्थानापन्न हो जाना, ये क्या है आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक बार और बता दूंगा। 2 नंबर पे आप याद रखोगे पूरक वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? पूरक। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं परीक्षा में, और ये आ भी सकता है कि पूरक वस्तुएं कौन सी होती है। अब यहां पर आप समझना, अब एग्जामिनर आपको कोई भी जो है उदाहरण दे सकता है। स्थानापन्न के अंदर मैंने आपको उदाहरण दिया था कॉफी और चाय का। क्या उदाहरण दिया था? कॉफी और चाय का। अगर मान के चलो यहां पर मैंने कहा कि अगर एक वस्तु की कीमत का असर दूसरी वस्तु पर पड़ता है तो उसे आड़ी तिरछी मांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आड़ी तिरछी मांग। जैसे मान के चलो लोग चाय बहुत पीते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर चाय की जो कीमत है वो ज्यादा हो जाती है, चाय की जो कीमत है वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो लोग चाय पीना कम कर देंगे, मतलब पिएंगे तो इतने, मतलब अधिकतर लोग जो है वो पलायन कर देंगे कहां? कॉफी की ओर। क्योंकि चाय की कीमत मान के चलो 10 रुपए हो जाती है, और यहां कॉफी आपको मिल रही है 2 रुपए में, ठीक है। तो यहां आप देखोगे कि कॉफी की जो कीमत है, कीमत क्या हुई है इसकी? कम हुई है। तो कीमत कम होने पर कॉफी की मांग जो वो क्या हो जाएगी? मांग जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मांग जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। स्टीफन ये बात बोलता है, स्टीफन का जो नियम, आपको स्टीफन का नाम कहीं भी मिले ना, तो स्टीफन ये बोलता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी कीमत कम होने पर भी मांग जो है वो कम ही रहती है ना। कुछ घटिया किस्म की वस्तु होती है, उसकी चाहे कीमत कम कर दे तो भी वो बिकती नहीं है, तो भी उसकी मांग जो क्या रहती है? कम। तो ये तो स्टीफन वाली बात हो गई। जी सर, तो स्टीफन की बात पूछे तो इनमें दोनों में नीचे जाएगा आप, कीमत कम करने पर भी मांग नीचे ही होगी। तो स्थान लोग चाय को छोड़कर क्या पीने लग जाएंगे? कॉफी। लोगों ने अपना जो स्थान है वो क्या कर लिया? बदल लिया। तो देखो, एक वस्तु की कीमत में असर पड़ा है तो दूसरी वस्तु की मांग पर या इसकी कीमत पर जो है वो प्रभाव देखने को मिल रहा है, नहीं पड़ रहा? इसे बोलते हैं आड़ी या तिरछी मांग। यहां कीमत पर जो है वो चाय की असर पड़ा था, लेकिन लोग पलायन कहां कर गए? कॉफी की ओर। तो यहां पर एक वस्तु की कीमत पर अगर असर पड़ा तो दूसरी वस्तु पर जो है यहां पर प्रभाव देखने को पड़ता है, दूसरी वस्तु पर इसका प्रभाव जो देखने को मिलता है। पूरक वस्तुएं वो बताई थी, जैसे मैंने उदाहरण लिया था पेन और स्याही का, पेन और स्याही का उदाहरण ले ले, या फिर मैंने एक बात आपको कार और पेट्रोल का उदाहरण लेकर बताया था। मेरी बात सुनो, अगर मान के चलो यहां पूरक वस्तुएं का मतलब ये है कि अगर स्याही महंगी होगी या जो पेट्रोल है वो कीमत ज्यादा होगी उसकी, है ना, तो लोग जो है फिर वो कार खरीदने से जो है वो डरेंगे, कार खरीदने से जो है वो डरेंगे। स्याही अगर महंगी होगी, स्याही की कीमत अगर ज्यादा होती है, तो लोग जो है वो पेन खरीदने से डरेंगे, क्योंकि फिर इसके अंदर क्या डलेगी? स्याही डलेगी। अगर कार की कीमत यहां पर ज्यादा होती है तो फिर सॉरी, अगर पेट्रोल की कीमत यहां पर ज्यादा होती है तो लोग क्या कहेंगे? कार नहीं खरीदेंगे। इन्हें बोलते हैं पूरक वस्तुएं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? पूरक। अगर इनमें से कोई एक वस्तु जो है महंगी हुई तो दूसरी वस्तु पर प्रभाव देखने को मिल जाता है। इसे ही बोलते हैं आड़ी या तिरछी मांग। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? आड़ी या तिरछी मांग बोलते हैं। रह जाओ ध्यान में। चलिए आगे, इसके बाद व्युत्पन्न मांग। 4 नंबर पॉइंट में आप क्या लिखोगे? व्युत्पन्न मांग। हेडिंग लगाओ 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर जो पॉइंट है उसमें आप लिखोगे व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न, वी उत्पन्न मांग।
4 नंबर जो पॉइंट है उसमें आप हेडिंग लगा के लिखोगे क्या, व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग के अंदर आप क्या, जब एक चीज की मांग के कारण दूसरी की मांग जो पैदा होती है उसे बोलते हैं व्युत्पन्न, यानी इसकी मांग की उत्पत्ति हुई है ना। हाँ, जब एक चीज की मांग के कारण, जब कोई एक वस्तु है ना, या कोई एक वस्तु लिख देते हैं, एक वस्तु की मांग के कारण, मांग के कारण दूसरी वस्तु की मांग पैदा हुई, दूसरी वस्तु की मांग पैदा हो जाती है, दूसरी वस्तु की मांग पैदा हुई, दूसरी वस्तु की मांग जो है वो पैदा हुई, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस बात को जो है वो हम बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग। हाँ, जैसे जैसे आपको मान के चलो, उदाहरण के लिए मैं बहुत बढ़िया उदाहरण समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलो आपको भवन बनाना है ना, इसका निर्माण करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक कुछ चीज बना रहे हो, जैसे आपने घर बनाना है, तो भाई साहब इस भवन को घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको सीमेंट चाहिए होगा, आपको ईंट चाहिए होगी, आपको बजरी चाहिए होगी, सब चीजें। तो मतलब आपको बनाना तो क्या था, घर, यानी एक वस्तु की मांग थी आपको, लेकिन इसके कारण, इस घर के कारण आपको सीमेंट भी चाहिए, ईंट भी, तो यहां पर इनकी मांग जो वो क्या है, बढ़ गई। इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। इस मांग, ये मांग का जो प्रकार है वो क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न, यानी हमें आवश्यकता किसी और की और उसके साथ साथ कुछ और चीजों की जो है वो मांग बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक बात और बताता हूं, यहां मैंने ये पैनल लगाया है, ये आपको लगा हुआ दिख रहा है, अब केवल इससे ही थोड़ी सब कुछ हो गया। अब ये लाने के बाद कितनी मांग बढ़ी है, यहाँ लाइटों का, एसी भी चाहिए होती है, यहाँ पर पैनल भी चाहिए होता है, इसके लिए कैमरा भी चाहिए होता है, ये आपको माइक लगा हुआ दिख रहा है, ये भी चाहिए है, तो सब चीजों की मांग बढ़ी ना, तो इसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मांग। अब समय के साथ साथ और भी आपको यहाँ पर मांग देखने को मिलेगी, तो वो चीजें हैं, समय के साथ साथ यहाँ पर जो है बदलाव होता रहता है। फिर हम बात करेंगे नंबर पॉइंट 5 में। 5 जो है वो है संयुक्त मांग। 5 नंबर जो मांग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त मांग जो है वो कहेंगे। 5 नंबर जो मांग होगी उसे क्या बोलेंगे, संयुक्त। अच्छा, संयुक्त मांग का मतलब जो साथ साथ चाहिए होती है, मतलब उसके बगैर दूसरी चीज जरूरी है, जो वस्तु साथ साथ चाहिए, साथ साथ चाहिए, अगर वस्तु साथ साथ चाहिए उस मांग को हम बोलते हैं संयुक्त मांग है। जैसे देखो हमने उदाहरण पढ़ा था, अगर मान के चलो आपको पेन लेना है तो उसके साथ आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, स्याही की। अगर मान लो आपने कार ले ली, आपने बाइक ले ली, तो इससे पार पड़ जाएगी क्या, नहीं। कार ली है तो इसके लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, है ना। बाइक ली है तो भी पेट्रोल चाहिए, ट्रक लिया है तो भी पेट्रोल चाहिए। तो इस प्रकार की, यानी एक दूसरे से जो, एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो, उन मांग को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त मांग जो है वो कहते हैं। तो ये आपको सभी जो है वो मांग के प्रकार हमने पढ़ा दिए। बोलो सभी बात इतनी अच्छी तरह से समझ में आई क्या? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये थे मांग के प्रकार। अच्छा, एक शब्द आता है आपको बहुत बार देखने को मिला है, निकृष्ट वस्तुएं। निकृष्ट वस्तुएं कौन सी होती है, अच्छी वस्तुएं, बुरी। अब कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनकी हमें परिभाषा नहीं पता होती, जिनके बारे में हमें व्याख्या नहीं पता होती, तो वैसे प्रश्न जो हमारे गलत हो जाते हैं। तो वो प्रश्न आपके गलत ना हो, इसलिए मैं आपको एक परिभाषा लिखा रहा हूं, निकृष्ट वस्तुएं कौन सी होती है। घटिया जो वस्तुएं होती है उन्हें ही क्या बोलते हैं, निकृष्ट वस्तुएं। बस एक सीधी सीधी लाइन में बात याद रख लेना। हाँ हाँ, जैसे देखो, ये जो निकृष्ट वस्तु होती है ना, उसको अगर हम बात करें तो उपभोक्ता की आय के साथ उसका उल्टा संबंध होता है। ये कुछ परिभाषा लिखा रहा हूं, इसमें याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। निकृष्ट वस्तुओं जो है, उपभोक्ता की आय के साथ उल्टा संबंध होता है इसका। समझाऊंगा कैसे। उपभोक्ता की आय के साथ, यहां पर बात किसकी हो रही है, आय, आय के साथ उल्टा संबंध होता है, ये साथ उल्टा संबंध होता है। उपभोक्ता की जो आय है उसके साथ उल्टा संबंध होता है। जैसे
मान के चलो अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ी, आय बढ़ेगी तो ये जो निकृष्ट वस्तुएं, आय बढ़ी तो निकृष्ट वस्तुओं की कमी देखने को मिलेगी। भाई साहब निकृष्ट वस्तु, जैसे हम आपको उदाहरण बताता हूं, इनकी क्या देखने को मिलेगी? कमी देखने को मिलेगी। अगर आय घटी तो ये वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुओं की जो है वो वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे जैसे मान के चलिएगा कि निकृष्ट वस्तुओं में हम उदाहरण के लिए लेते हैं डालडा घी, डालडा घी, ठीक है। अब अगर व्यक्ति की आय जो है वो बढ़ती है तो क्या व्यक्ति जो है वो निकृष्ट वस्तु, तो ये डालडा घी ये खरीदेगा? नहीं, वो खरीदेगा सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तु। इसे क्या बोलते हैं? सामान्य वस्तु। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां ले लेता हूं देसी घी, देसी घी। तो देखो अगर आय बढ़ी, आय बढ़ी तो वो सामान्य वस्तु की ओर जाएगा। कौन सी वस्तु खरीदेगा? सामान्य, बढ़िया चीजें खाएगा। अगर मान के चलो आय घटी, आय घटी तो वो निकृष्ट वस्तुओं की यहां वृद्धि देखने को मिलेगी। निकृष्ट वस्तुएं मतलब व्यक्ति जो वो क्या खाने लग जाएगा? डालडा घी का, मतलब घी खाना है तो देसी घी के बजाय कौन सा घी खाने लग जाएगा? डालडा घी। तो ये प्रभाव पड़ता है। आय कम होगी तो ये वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी, अगर आय बढ़ी तो ये जो वस्तुएं होती है घटिया वो कम। अब जैसे आप 40,000 कमा रहे हो तो आपका जो खाने पीने का एक सिस्टम वो बना रखा है। अगर सोचो आप 80,000 रुपए कमाने लगे महीने के, 80,000 जैसे ही आप कमाने लग जाओगे तो आपका खाना पीने का जो जो सामान है, जैसे अभी नमक 10 रुपए की थैली खाया करते थे, अब 10 से सीधा टाटा का खाओगे 30 वाला। तो बहुत सी चीजें हैं जो है वो बदल जाती है, बहुत सी चीजें जो है वो क्या है? बदल जाती है। तो ये निकृष्ट वस्तुएं इन्हें कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इनका आय के साथ जो उल्टा संबंध होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना, रेजा को ध्यान में। ठीक है, चलिए अब एक शब्द आता है आपके सामने बहुत बार, मांग अनुसूची क्या है? देखो अनुसूची का मतलब होता है जैसे अपने कोई लिस्ट तैयार करते हैं उसे बोलते हैं, है ना? तो आपके सामने एक शब्द आता है जैसे मांग अनुसूची क्या है? तो क्या बताओगे आप? मांग अनुसूची यानी मांग की जो लिस्ट होती है उसे ही क्या बोलते हैं, यानी टेबल जो होती है उसे ही क्या बोलते हैं? मांग अनुसूची कहते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, मांग अनुसूची को हमेशा कीमत व मात्रा में ही दर्शाया जाता है, हमेशा कीमत व मात्रा में ही, मात्रा में ही दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो याद रखना ये जो मांग की अनुसूची होती है ना, इनको कीमत और मात्रा में ही दर्शाया जाएगा। नोट लगा के लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं, नोट लगा के लिख लेना। इनको कभी ग्राफ वक्र में नहीं दर्शाया जाता है, ग्राफ या वक्र में नहीं दर्शाया जाता, नहीं दर्शाया जाता है। तो याद रखना ये बात कि मांग अनुसूची जो होती है ना, उनको सिर्फ या तो कोई मात्रा लिखेंगे जैसे 2, 4 किलो, 5 रुपए, 6 किलो, ऐसे। जबकि मांग वक्र का यूज कहां होता है, ग्राफ का यूज कहां होता है? ग्राफ का जो इस्तेमाल होता है, यूज होता है, वो मांग वक्र में होता है। वो किसके अंदर होता है? मांग वक्र में। जब आपको मांग वक्र समझाया था तो बताया था ना, ऐसे ग्राफ बनाकर ऐसे जा रहा है ना? तो इसको इस ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। जबकि मांग अनुसूची जो है ना, इसको किस माध्यम से समझाया जाता है? कोई कीमत लिखकर या उसकी वस्तु की मात्रा लिखकर, जैसे 5 किलो है, 10 किलो है, ऐसे समझाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, कंपैरिजन पूछा जा सकता है। मांग अनुसूची को कीमत व मात्रा के आधार पर, और मांग जो वक्र होता है, वक्र नाम से पता लग रहा है, उसको ग्राफ वगैरह से जो है उसकी जैसे कीमत घट रही है बढ़ रही है तो उसको ऐसे दर्शाया जाएगा। ओके, चलिए अब आपको बताता हूं मांग अनुसूची जो है इसके दो प्रकार होते हैं। मांग अनुसूची जो है इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कितने प्रकार देखने को मिलते हैं आपको इसके? दो प्रकार देखने को मिलते हैं मांग अनुसूची के। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नंबर 1 पर आप लिखोगे व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत
मांग अनुसूची, और नंबर 2 पर बाजार मांग अनुसूची। ठीक है, बाजार मांग अनुसूची। देखो, व्यक्तिगत और बाजार में अंतर क्या होता है? व्यक्तिगत और बाजार के अंदर जो है अंतर देखें तो ये देखो, ये बस यही समझ लो, ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत मांग वो होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, किसी, ये समझ लो यहीं पर, किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे मान के चलो कोई राम है या कोई श्याम है, ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, इनके द्वारा अगर कोई मांग हो रही है तो उसे बोलेंगे कि यह मांग कैसी है? व्यक्तिगत मांग है। कैसी मांग है? व्यक्तिगत मांग है ना? तो व्यक्तिगत नाम से पता लग रहा है व्यक्तिगत, तो इसमें परिभाषा क्या लिखोगे? यह किसी व्यक्ति की मांग को दर्शाता है, यह किसी एक व्यक्ति की मांग को जो है वो दर्शाता है। एक व्यक्ति की मांग, जैसे कोई राम ने मांग कर ली या श्याम ने मांग कर ली, वो हम किसके अंदर निकालेंगे? व्यक्तिगत मांग अनुसूची में। चलिए इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, उदाहरण के तौर पर हम ये बात समझते हैं, उदाहरण के तौर पर हम ये बात समझते हैं कि जब यहां पर मैं लिख देता हूं कीमत और यहां पर लिख देता हूं उसकी मात्रा, कोई भी वस्तु मान लो उसकी मात्रा, जैसे उदाहरण के लिए केला ले लेते हैं अपने, ठीक है, इसकी मात्रा। जब इस केले की प्राइस, जैसे केला जो है वो 1 रुपए का था केला, तब तो लोग जो केले को 10 खरीद रहे थे। जब केले 1 रुपए का था तो 10 खरीद रहे थे। जैसे ही केला 5 रुपए का होता है तो यहां पर लोग जो है, ये जो व्यक्ति है, चाहे राम है चाहे श्याम है, वो केले कितने खरीदेगा? 2 ही खरीदेगा। तो यहां पर व्यक्तिगत मांग अनुसूची ऐसे तैयार की जाती है, ऐसे टेबल बनाई जाएगी। ठीक है, तो पहला दिन ये है, केस पहला है, पहला दिन ये है कि पहले दिन में जब केला 1 रुपए के था तब तो लोगों ने कितने, मतलब राम ने कितने केले खरीदे? 10। लेकिन दूसरा दिन आया और दूसरे दिन में केले की कीमत जो है कितनी होगी? 5 रुपए। तब केले कितने खरीदे गए? 2 खरीदे गए। तो यहां ये जो लिस्ट तैयार करके निकाला जाता है आंकड़ा, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत मांग। लेकिन बात वही है, कीमत बढ़ी तो मांग में कमी देखने को मिलेगी, कीमत बढ़ी तो मांग में कमी, मात्रा में कमी देखने को मिलेगी। तो ये होगी व्यक्तिगत मांग। बाजार मांग में भी यही सिस्टम है, बस यहां पर जो है समूह खरीदेगा, यहां पर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। यहां पर बाजार के अंदर जो है वो सभी ग्राहक शामिल किए जाएंगे। और उदाहरण आप यही लिख सकते हो, उदाहरण जो है वो आप सेम का सेम यही लिख सकते हो कि जब वो कीमत 1 रुपए की होगी तो उसको, जैसे अब ये टेबल कैसे तैयार होगी गुरुजी ये बताओ। देखो, अब 2 नंबर वाली अगर अपने बात करते हैं, पहले वाली तो समझ में आ गई, अब अपने बाजार मांग अनुसूची को पढ़े। मांग, अब उसमें तो केवल एक व्यक्ति खरीद रहा था, जैसे राम है या श्याम है, कोई एक व्यक्ति खरीद रहा था। इसके अंदर क्या होगा? ये सभी ग्राहकों की तैयार होती है, सभी ग्राहकों की तैयार की जाती है, ग्राहकों की तैयार होगी। ये जो अनुसूची है वो सभी ग्राहकों के लिए तैयार होगी। अब अच्छा मान के चलो, अभी ये कैसे तैयार होती है? अभी यहां पर उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कीमत और दूसरी तरफ यहां पर लिख देते हैं अपने मात्रा। चलिए देखो, यहां पर 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। अब मात्रा किसकी है? केले की है, केले के उदाहरण ले लेते हैं। अब मान के चलो वो केले की प्राइस जो है 1 रुपया है, तो पहले आएगा राम, राम क्या करेगा? 10 केले खरीद लेगा। उसके बाद आएगा श्याम, श्याम 8 केले खरीद लेगा। फिर आएगा मोहन, मोहन भी 8 केले खरीद लेगा। तो ये कितने हो गए? 8 और 8 16, 16 और 10 कितने हो गए? 26। तो पहले दिन जो है वो कितने केले बिके? 26 केले। लेकिन दूसरे दिन जो है वो 5 रुपए केले की कीमत हो जाती है। तो यहां पर जो है वो राम जो है वो 3 खरीदेगा, उसके बाद अगला व्यक्ति 2 खरीदेगा और अगला व्यक्ति 1 ही खरीदेगा। तो यहां पर टोटल जो है वो कितने केले हुए? 2 और 1 3, 3 और 3 6। यहां केले खरीदे गए 6। तो ये जो पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी ना, ये जो लिस्ट तैयार की जाएगी, इस अनुसूची को जो है, इस अनुसूची को क्या कहते हैं? इस अनुसूची को बोलते हैं बाजार अनुसूची। क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति की नई बात हो रही, यहाँ 3-3 व्यक्तियों को आंकड़े जोड़े जा रहे हैं, 3-3 व्यक्तियों के। लेकिन बात तो वही पड़ रही है कि कीमत जैसे ही बढ़ी मांग कम हो गई,
बस ये बाजार के तहत ये सभी ग्राहकों का जोड़ लेंगे। वहां अपने जो है, वहां जो जोड़ रहे थे, वहां पर्टिकुलर एक व्यक्ति जैसे राम है या श्याम है, उसकी सारणी बना रहे थे। ठीक है, तो ये बात वेरी सिंपल है। तो ये है मांग अनुसूची। मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है? दो। एक व्यक्तिगत मांग होती है, एक बाजार की मांग होती है। व्यक्तिगत मांग ऐसे लिस्ट से निकाल ली। अच्छा, मांग कब बढ़ेगी? जब कीमत घटेगी। सिंपल सी बात है, वही बात है जी सर। ये मांग अनुसूची बताओ आपको सभी मेरे प्यारे साथियों को जो है वो समझ में आई क्या? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मेरा प्रश्न ये है, यदि मांग में कमी हो जाए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यदि मांग में कमी हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा? मांग में कमी हो जाए, कमी हो जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अब आप कह रहे हो कि यहां मांग में कमी लिखी है, मांग में कमी क्यों हुई है? क्योंकि कीमत जो है वो बढ़ी है, तो ही तो मांग में कमी होगी। अब बस मैं ये प्रश्न आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन बात वही है जो आपको पढ़ा दी गई है अभी तक। बात वही है जो आपको पढ़ा दी है, ठीक है? तो याद रखना। अच्छा चलो, मांग में कमी हो जाए तो ये बताओ, मांग वक्र किस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये बताओ। चलो मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मांग वक्र मैंने पढ़ाया था आपको। मांग वक्र जो है वो आपको किस प्रकार से दिखाई देगा? तो मैंने कहा था ना, मांग वक्र जो दाईं से बाईं ओर जो है वो वर्तित होता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता हुआ जो है वो दिखाई देता है आपको। ये बात सभी साथियों को समझ में आ गई थी ना, मांग वक्र वाली? हाँ, तो ये बाईं से दाईं ओर जाता है, तो मांग वक्र जो है बाईं ओर की ओर चला जाएगा। हाँ, बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। मांग वक्र जो है वो बाईं ओर वर्तित, वितीर्थ, विवर्तित है, विवर्तित हो जाएगा। तो मांग वक्र जो है वो किस ओर चला जाएगा? बाईं ओर। बाईं ओर, जो दाईं से बाईं ओर जाएगा तो बाईं ओर जा रहा है, तो बाईं ओर जो है वर्तित, विवर्तित, विवर्तित हो जाएगा। तो मांग में कमी होने पर मांग वक्र किस ओर चला जाएगा? बाईं ओर चला जाएगा, यानी नीचे की ओर चला जाएगा। ये मांग में कमी हो रही है ना, तो बाईं ओर जाएगा ही। वेरी सिंपल बात है जी सर। या मांग वक्र को आप देखोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, ये बातें सभी को पता लग जाएगी, है ना? ठीक है, अब मैं आपको दो बातें और समझा रहा हूं। एक तो होता है मांग का विस्तार। सिंपल सी बात है, ये लिखाने की जरूरत नहीं है। मांग का विस्तार कैसे होगा? मांग का विस्तार तब होगा जब कीमत गिरेगी। कीमत गिरते ही मांग बढ़ जाती है ना? तो मांग का विस्तार जो है, तो मांग ऊपर की ओर जाता है। मांग जो है वो ऊपर, मांग वक्र जो ऊपर की ओर जाता है। एक ये बात लिख लो, मांग का जो विस्तार होगा, पहले तो बताओ मांग का विस्तार क्यों होगा, या मांग का जो विस्तार है वो कब होता है, ये बताओ पहले तो आप कहोगे गुरुजी, जब कीमत गिरी जब कीमत गिरेगी, जब कीमत गिरेगी, कीमत गिरी, कीमत गिरी, तो मांग का जो है वो क्या होगा? विस्तार होगा। मांग में जो है वो क्या होगी? वृद्धि होगी। यही बात है जी सर। कीमत गिरने पर मांग में वृद्धि होती है, तो मांग वक्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताओ। मांग का विस्तार हो रहा है, मांग की, यहां देखो मांग की कमी नहीं हो रही है, कमी हो रहा है तो बाईं ओर जाएगी। अब मांग वक्र बाईं ओर जाएगा, कमी होगी तो। अच्छा, मांग में वृद्धि हुई तो ये दाईं ओर जाएगा ना। ये थोड़ा सा अपने सेंस लगाए करेंगे मेरे भाई, उत्तर आ जाएगा निकल कर। इस प्रकार से प्रश्न में मांग वक्र बहुत अच्छी तरह से समझाया था। ये वही फंडा है कि एक बार आप पीछे पेज पलट के एक बार और देख लो मांग वक्र को। अगर कमी हुई, कोई कीमत की कमी, कोई वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग में क्या देखने को मिलती है? वृद्धि देखने को मिलती है। तो कीमत गिरी, मांग में क्या हुई? वृद्धि हुई, है ना? हाँ, तो मांग का जब विस्तार होता है तो मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर जाता है। कल बना के दिखाया था, नीचे की ओर जाता है। जैसे ये मांग वक्र है, ठीक है? यहां पर हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, ये कीमत हो गई, ये वाला डंडा ये कीमत हो गया, यहां पर ये हो गई मांग। ये बताया भी था मैंने आपको। मान के चलो अभी मांग जो है 5 रुपया है,
3 रुपया है, 1 रुपया है। ठीक है, ये ए है कोई वस्तु, ये बी है, ये सी वस्तु की मांग है। जब वो 5 रुपए की वस्तु होगी तो उसकी मांग, यानी ए वस्तु की कीमत 5 है तो मांग कम होगी। 3 रुपए होते ही मांग बी वस्तु की थोड़ी बढ़ी, और 1 रुपए की जैसी कीमत हुई तो मांग सबसे ज्यादा बढ़ेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो सी वस्तु की कीमत जो है कम है, सी वस्तु की कीमत है तो इसकी मांग देखो कितनी ज्यादा है। तो यहां पर आपको जो मांग वक्र है वो इस तरह नजर आएगा, आएगा ना। तो मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर जाता नजर आएगा। ये यहां कीमत ज्यादा थी तो वस्तु नहीं खरीदी गई। अच्छा, कीमत जैसे ही गिरेगी, कीमत गिरी तो मांग में क्या हुई? वृद्धि। तो मांग ये देखो वृद्धि हो रही है ना यहां पर, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर हमें जाता हुआ दिखाई देता है, याद रखना। तो मांग का जो विस्तार है कीमत गिरने पे होता है। वेरी सिंपल बात है, याद रखना। मांग का विस्तार कैसे होता है? जब कीमत गिरेगी तो मांग का जो विस्तार है वो हो जाएगा, मांग का जो विस्तार है वो हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, ये तो हो गई बात मांग के विस्तार की। अब आपको अगर पूछ ले मांग संकुचन के बारे में, ये क्या होता है? एक एक शब्द को बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। मांग संकुचन, और इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। इसको लिख लिख कर याद करोगे ना, आप बार बार रिवीजन करोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको याद हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से देखो, कई बार क्या होता है हमारी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब वो प्रश्न हमारी नोट्स में तो होते हैं, कॉपी में तो होते हैं, लेकिन हम नहीं सही कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा रिवीजन जो है वो शानदार नहीं होता। अगर आप रिवीजन इसका शानदार कर लेते हो तो 18 से 20 प्रश्न आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छा वेटेज है। आराम से मेरे भाई धूम मचा दोगे तुम, आराम से। तो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से जो है वो आप इसके साथ डील करोगे। ठीक है ना जी? हाँ, चलिए देखो, मांग संकुचन का मतलब क्या है? ये वही बात है जब कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ती है तो मांग में क्या देखने को मिलती है? संकुचन देखने को मिलता है। मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अच्छा, इसको मांग वक्र के हिसाब से पूछ ले तो, अब मांग में कमी होगी, मांग में कमी होगी तो मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर जो हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो यहां भी जो मांग वक्र है वह ऊपर से, क्योंकि मैंने आपको बताया था मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव ही होता है। ठीक है, मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। वेरी सिंपल बात है। ठीक है, ओके, आगे अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है मेरे भाई, वो याद रखना है मांग की कीमत लोच। ये समझना है, मांग की कीमत लोच क्या है। यहां पर मांग की कीमत लोच क्या है? मांग की कीमत लोच क्या है? देखो, मांग की कीमत लोच का मतलब आप ये समझो कि मांग में कितना बदलाव आता है। मांग में जो बदलाव आया उसका अपनों ने जो माप कर लिया ना, वो ही कीमत लोच है। जैसे मान के चलो कीमत बढ़ी तो मांग कम हुई, कितनी कम हुई उसको हमने माप लिया, कितनी कम हुई, तो वही क्या है? लोच है। वेरी सिंपल बात है। तो मांग की कीमत लोच को आप समझोगे, मांग में कितना बदलाव आता है इसके माप को ही कहते हैं। मांग में कोई वस्तु है, उसकी मांग में कितना बदलाव आता है, कितना बदलाव आता है, मांग में कितना बदलाव आता है, उस माप को ही, उस बदलाव के माप को ही, है ना, है ना। यहाँ पे जो बदलाव आया है, बदलाव आया है इसके माप को ही, इसके माप को ही कहते हैं। तो याद रखना, मांग की कीमत लोच,
मांग में कितना बदलाव आया है, मांग में कितना बदलाव आता है, इसके माप को ही क्या कहते हैं, इसके माप को ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। वेरी सिंपल बात है ना। चलिए, हाँ, जैसे इसके अंदर आप एक मांग का नियम लगाओ। मांग का नियम क्या था? मांग का नियम ये था, मांग का नियम लगा के देखो आप, इसमें समझ जाओगे बात। मांग का नियम था, जैसे कोई वस्तु की कीमत बढ़ी तो मांग में क्या होगी, कमी होती है ना। हाँ, कि कीमत बढ़ने पर, कीमत बढ़ने पर मांग की क्या होती है, मांग की जो है वो कमी होती है मेरे भाई, मांग की क्या होती है, कमी। अच्छा, ये कमी जो है वो कितनी हुई, इसका अगर हमने माप निकाल लिया, इसका अगर हमने माप निकाल लिया, उसे ही बोलते हैं मांग की कीमत का लोच। ये निकालने के लिए इसका एक सूत्र होता है मेरे भाई, ये सूत्र पूछा जाता है परीक्षा में, याद कर लेना। ये परीक्षा में जो है इस सूत्र का जो है प्रश्न आता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बढ़िया तरीके से इस सूत्र को याद कर लेना। तो सूत्र क्या रहेगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत, कीमत नीचे आएगी मांग ऊपर आएगी, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन ही जो है वो आप मांग के लॉस निकाल सकते हो। ये मैंने कहा था ना कि मांग में कितना बदलाव आया है, उसका अगर आपने माप निकाल दिया तो वही क्या है, मांग की कीमत लॉस है। जैसे मैंने यहां मांग का नियम का उदाहरण लिया था कि कीमत अगर बढ़ती है तो मांग कम हुई, कितनी कम हुई, उसको निकालने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा, मांग ऊपर लिखोगे कीमत नीचे लिखोगे। जैसे आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, करके बताओ, यदि मैं बोल रहा हूं आप करना इस प्रश्न को, यदि किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु की मांग में, यदि किसी वस्तु की कीमत में लिखो पहले, कि कीमत में 8%, 8% की गिरावट, 8% की गिरावट हुई। कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, 8% की गिरावट हुई। 8% की गिरावट से उस वस्तु की, उस वस्तु की मांग, वस्तु की मांग 32%, 32% बढ़ गई, बढ़ गई। तो कीमत लॉस क्या है, तो मांग कीमत लॉस क्या है, मांग की कीमत लॉस क्या है, कीमत लॉस क्या है, ये प्रश्न आप करके दिखाओगे, ये प्रश्न जो है वो आप करके बताओगे, ठीक है, ये प्रश्न जो है वो आप करके बताओगे। यदि किसी वस्तु की कीमत में 8% की गिरावट हुई, कितने की, 8% की गिरावट होती है, तो उस वस्तु की मांग में 32% जो है वो वृद्धि देखने को मिली, 32% जो है वो वृद्धि देखने को मिलती है, 32% की जो है वो वृद्धि देखने को मिलती है। तो बताओ उसकी मांग की कीमत लोच क्या हुई, मांग की कीमत जो लोच है वो क्या हुई। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर मुझे आप दोगे सभी साथी, जल्दी से इसका जो है वो आप आंसर मुझे दोगे। हाँ जी, इसका आंसर दो। देखो हमारा सूत्र क्या था मेरे भाई, हमारा सूत्र ये था कि ऊपर आएगी मांग, मांग की जो प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है वो आएगा, नीचे आएगी कीमत, क्या आएगी, तो बताओ मांग कितनी थी, यहां पर गुरुजी कीमत तो है 8, तो भाई साहब नीचे लिखो आप 8, और जो मांग है उसमें 32% जो बढ़ गई, तो ऊपर क्या लिखोगे 32, तो यहां पर जो मांग की लोच का माप आएगा निकल कर वो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32। यहां पर जो माप आएगा, यहां जो मान आएगा, यहां जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा,
4 आएगा। वेरी सिंपल प्रश्न था जो आप करोगे, है ना। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमने एक बात ये सीखी है कि अगर मांग में जो है, मांग में वृद्धि हुई है, यहां पर मांग में वृद्धि हुई है, इसका मतलब कीमत क्या थी, यहां कीमत जो है वो क्या थी, कम थी। और यहां पर आपको कीमत की जो मात्रा है वो कम देखने को मिलती है। तो यहां ये एक बात और यार, ये सदैव जो है ना वो विपरीत होते हैं एक दूसरे के। मांग बढ़ रही है तो मान के चलना कीमत घट रही है। ये सदैव आपको जो है एक दूसरे के सदैव जो है वो विपरीत ही देखने को मिलती है। सदैव जो है ये क्या रहते हैं, विपरीत ही रहते हैं, विपरीत रहते हैं सदैव एक दूसरे के, क्या रहते हैं, विपरीत जो है वो रहते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट और पढ़ेंगे। मांग की कीमत की जो लोच की है वो कितनी श्रेणियां होती है, 5 श्रेणियां होती है। ठीक है, कीमत लोच की मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है, 5 जो है वो श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है, एक बार फिर सभी साथी बोलेंगे कि 5 श्रेणियां होती है। ठीक है, चलो ये 5 श्रेणियां ऐसे करते हैं, अपने अगली क्लास में करते हैं। बस अगली क्लास में ये टॉपिक आपका जो है पूरा हो जाएगा। तो कैसे लग रही है आपको ये क्लासेस? ये हमने आपके लिए जो इकोनॉमिक्स का कोर्स लिया है, देखो मैं कई साथी कह रहे थे गुरुजी ये पहला जो टॉपिक है ना ये आप यूट्यूब पर करवा दो, तो ये मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। पहले वाला टॉपिक आपकी वैध मांग है, उसके जो कंप्लीट ये कोर्स करना चाहता है, जैसे अब मान लो कई साथी इसको ऐप में देख रहे होंगे, तो ये ऐप वाली क्लास ही है जो पहला टॉपिक हम इसको डेमो क्लास के रूप में मान लो, या कई साथी कह रहे हैं कि सर आप इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाओगे, तब करके ये जो है पहला जो टॉपिक है वो यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। ये भारतीय अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक वॉरियर बैच जो है न्यू सिलेबस 2026 के आधार पर जो भी टॉपिक हटे हैं वो अपनों ने हटाए हैं, और नया बिल्कुल एकदम अप टू डेट नए आंकड़ों के साथ आगे भारतीय अर्थशास्त्र का जो है अपने ये बैच रिकॉर्ड आपको मिलेगा। वैसे रिकॉर्ड लाइव इसलिए नहीं दे रही, थोड़ा बात ज्यादा होगी आपसे तो थोड़ा मैटर यहाँ कम देखने को मिलेगा। बात करनी रहे लगभग आपको समझ में आ जाती है चीजें। कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप यहाँ मैसेज के ऑप्शन दिए गए हैं, आप वहां पूछ सकते हो, आपका डाउट सेशन के हिसाब से वो क्लियर हो जाएगा सवाल। तो द्वितीय पेपर के अंदर सेकंड ग्रेड वालों एसएसटी वाले जो अभ्यर्थी हैं उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है इकोनॉमिक्स। 18 से 20% आपके हैं, बहुत एक अच्छा वेटेज है। और इसके साथ हम जैसे ही टॉपिक होता है आपके टेस्ट ले लेंगे, तो टेस्ट सीरीज के साथ आपको ये बैच जो उपलब्ध करवाया गया है। फिर इसके साथ जो 2016 के बाद वाले पेपर है वो भी मतलब आप एक बार पढ़ लेना, वो भी हम आंसर की के साथ आपको उपलब्ध करवा देंगे, आंसर की के साथ उपलब्ध करा देंगे। और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा, इसी कोर्स के अंदर वीडियो सॉल्यूशन भी हम जो है वो इसी के अंदर आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। बढ़िया से पढ़ो, जी लगा के सेकंड ग्रेड भर्ती में हमें सिलेक्शन लेना है हर हाल में। ओके, जय हिंद, बढ़िया से रिवीजन करना, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।